माँ रोज़ मुझे जीजाजी के कमरे में दूध का गिलास देकर भेज दिया करती थी। जब मैं इनकार करती तो बहुत सारे पैसे पकड़ाकर मुझे चुप करवा देती। पैसे लेकर मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाया करती थी। इसी वजह से शर्म के मारे दूध का गिलास लेकर मैं जीजाजी के कमरे में चली जाती। लेकिन फिर एक रात माँ ने मुझे पूरे 2 लाख रुपये मेरे हाथ पर थमा दिए और मुझे जीजाजी के कमरे में सोने के लिए कहा। मैं भी लालच में आकर माँ की बातों को मान लिया और चुपचाप कमरे में जाकर चादर ओढ़कर लेट चुकी थी कि तभी थोड़ी देर बाद जीजाजी कमरे में आए और उन्होंने मुझे पकड़कर मेरी चीखें निकाल दी, क्योंकि जीजाजी पूरे जोश के साथ कभी कभी अपनों की ख्वाहिशों के लिए हमें अपने सपनों की कुर्बानी भी देनी पड़ती है। हमारी किस्मत हमें एक ऐसे मोड़ पर ले जाती है जहाँ पर हम बिल्कुल भी चलना नहीं चाहते, लेकिन वही हमारी ज़िंदगी में लिखा होता है, वही हमारी किस्मत में भी लिखा होता है। कभी कभी तो मेरा दिल करता है कि मैं इन रिश्तों नातों को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए कहीं दूर ही चली जाऊं, लेकिन जो लोग अपने रिश्तों से ज़्यादा मोहब्बत कर बैठते हैं उन्हें ज़्यादा अहमियत देते हैं, सज़ा भी उन्हें ही ज़्यादा मिलती है। दोस्तों, मेरा नाम मानसी है और मैं बिहार के एक छोटे से गांव से संबंध रखती हूँ। हमारे गांव में लड़कियों की शादी वक्त से पहले ही करवा दी जाती है। उनकी ख्वाहिशों को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाता है। लड़की अपने सपनों को कभी भी पूरा नहीं कर सकती। मैं घर की सबसे छोटी बेटी थी। मेरे माँ बाप मेरे लिए जो चाहते मैं उनकी हर बात को मानती थी, लेकिन जो मेरी बड़ी दीदी थी, बड़े होने के नाते उसकी ख्वाहिशें भी बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी। वह बचपन से ही मुंबई जैसे बड़े शहर में जाकर मॉडलिंग करना चाहती थी और इस बारे में हम सबको अच्छे तरीके से पता था, लेकिन हमारे छोटे से गांव में यह सब की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं दी जाती। इसी वजह से माँ बाप ने बचपन से ही उसे बहुत ही ज़्यादा समझाने की कोशिश भी की थी, लेकिन जैसे जैसे हम लोग बड़े होते गए तो दीदी के मन में अपनी ख्वाहिशों को लेकर जज्बात और भी ज़्यादा बढ़ने लगे थे। वो अपनी ख्वाहिशों को पूरा करना चाहती थी, वो मॉडलिंग बनना चाहती थी, लेकिन इसका हमें बिल्कुल भी कोई अंदाज़ा नहीं था। हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। मेरे पापा एक छोटी सी नौकरी करते थे जिससे हमारी ज़िंदगियों का गुजारा होता था। जैसे जैसे वक्त बीतता गया महंगाई भी और बढ़ती जा रही थी और इस महंगाई के समय में हमारा गुजारा कर पाना बड़ा ही मुश्किल होता जा रहा था। लेकिन फिर भी पापा ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने हमारी ख्वाहिशों और ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जी जान की कोशिश लगा दी। लेकिन धीरे धीरे मेरे पिताजी की तबीयत भी ख़राब होने लगी। वह ज़्यादा चिंता करने लगे। बड़े हो जाने से हमारी जिम्मेदारियां भी बढ़ने लगी थी। हमारी अब शादी की भी उम्र हो चुकी थी, खास करके दीदी की। दीदी का नाम प्रियंका था। मैं अपने घर में सबसे बेइंतहा मोहब्बत करती थी और सबसे छोटी भी थी। मेरी उम्र उस वक्त 15 साल थी। तभी हमें यह खबर पता चली कि काम से लौटते हुए मेरे पिताजी बेहोश हो चुके थे और उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। जब हम लोग अस्पताल पहुंचे तो पिताजी को देखकर मुझे काफ़ी ज़्यादा दुख भी हो रहा था। जब डॉक्टरों से पता चला तो उन्होंने कहा कि थकान की वजह से इन्हें चक्कर आ चुके हैं, आपको इनका अच्छे से देखभाल करना पड़ेगा। इन्हें भी आराम की सख्त ज़रूरत है क्योंकि इनके शरीर में खाने पीने की बहुत ही ज़्यादा कमी हो चुकी है। इन सब बातों को सुनकर मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी हो चुकी थी। पिताजी के कुछ पैसे जमा किए हुए थे, वही निकाल कर माँ ने अस्पताल की फ़ीस भरी थी। उसके 2 दिन बाद हम पिताजी को अस्पताल से वापस घर ले आए थे। पिताजी की हालत देखकर दीदी भी बड़ी परेशान हो चुकी थी। घर में दीदी और मेरा नेचर बिल्कुल ही अलग सा था। घर आने के बाद पिताजी ने दीदी से बात की थी। उन्होंने उनकी शुरू में दीदी ने शादी से इनकार भी किया, लेकिन तभी पिताजी ने अपनी कसम दे दी। उन्होंने कहा कि उनके एक दोस्त का बेटा है जो बहुत ही अच्छा लड़का है और अच्छा खासा कमा भी लेता है और मैं तुम्हारी शादी उस लड़के से करवाना चाहता हूँ। यह बात सुनते ही दीदी गुस्से में आ गई थी। वह कहने लगी कि वह अभी शादी वगैरह बिल्कुल भी नहीं करना चाहती क्योंकि अभी उसे मॉडलिंग करनी है। यह बात सुनते ही माँ गुस्से से दौड़ती हुई कमरे में आई और कहने लगी कि तू करना क्या चाहती है, तेरे पिताजी की इतनी तबीयत खराब है। बेटा,
हम छोटे लोग हैं, हमें इतने बड़े बड़े सपने देखने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं होती। आज तेरे पिताजी तेरे लिए जो फैसला कर रहे हैं वो तेरी बेहतरीन के लिए कर रहे हैं। पिताजी ने भी दीदी को प्यार से समझाने की पूरी कोशिश की थी। दीदी को भी पिताजी की चिंता थी, इसी वजह से मजबूरी में आकर उन्होंने पिताजी की बात को मान लिया था और फिर कुछ दिन के अंदर उस लड़के से दीदी की शादी हो चुकी थी। दीदी शादी के दौरान बिल्कुल भी नहीं खुश थी, लेकिन मैं इस शादी से बड़ी ही खुश थी। मैं शादी में खूब जमकर डांस किया था। मैं बड़ी चुस्त ही और फुर्तीली लड़की थी। फिर बड़ी ही सादगी के साथ दीदी और उस लड़के की शादी हो चुकी थी। दीदी विदा होकर अपने ससुराल चली गई। दीदी का ससुराल हमारे घर से 1 घंटे की दूरी पर था। मैं भी कभी कभार उनसे मिलने के लिए उनके ससुराल जाया करती थी। सच में मेरे जीजाजी जो थे वो दिल के बड़े ही अच्छे और नेक दिल इंसान थे। मेरे आने पर उन्होंने घर पर बहुत ही अच्छे से मेरा स्वागत किया था। दीदी के ससुराल में जीजाजी की एक नानी रहा करती थी जो कि काफ़ी बुजुर्ग हो चुकी थी और उनके माता बहुत सालों पहले ही डिवोर्स हो चुका था और उन दोनों का अलग अलग शादियां भी हो चुकी थी और तब से जीजाजी को उनकी नानी ने ही पाल पोस कर बड़ा किया था। जीजाजी अपनी नानी से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, लेकिन घर आने के बाद दीदी बड़ी ही बेचैन हो जाती। वह हमेशा मुझे परेशानी में लगती। जब मैं उनसे पूछती तो अक्सर मुझे यही कहा करती कि मुझे मॉडलिंग करनी थी, कुछ बनना था, ज़िंदगी में कुछ काबिल बनना था, अपने पैरों पर खड़ा होना था। लेकिन इसके आगे मैं जब उससे पूछती तो वह कुछ भी नहीं बोलती और बातों को घुमाने लगती। इसी तरह हम सब की ज़िंदगी भी बीत रही थी कि तभी हमें 1 महीने के बाद ये खबर मिली कि दीदी माँ बनने वाली हैं। लेकिन दीदी पर माँ बनने की कोई खुशी नहीं थी। ऐसा मानो कि वह सब कुछ ये मजबूरी में कर रही हो, बल्कि इसके उल्टा जीजाजी तो दीदी की खातिरदारी में कोई कमी नहीं रखते थे। वह दिन रात इस समय में उनकी सेवा करते थे। उनके पास बहुत पैसे भी थे। हमें हमारे घर पर खाने पीने की कई बार परेशानी भी उठानी पड़ती थी, लेकिन दीदी के ससुराल में हर चीज़ टेबल पर सजा कर रखी जाती थी। फिर भी पता नहीं दीदी खुश क्यों नहीं रहती थी। इसी तरह पूरे 9 महीने बीत चुके थे और दीदी ने एक बहुत ही प्यारे से बेटे को जन्म दिया था। अब मैं मौसी बन चुकी थी। इस बात से मैं बेहद खुश थी। मैंने पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी। एक दिन मैं शाम को घर वापस आई तो मैंने दीदी और माँ को कुछ बातें करते हुए देखा। दोनों आपस में कुछ बहस रहे थे, लेकिन जब मैं उनके करीब आकर खड़ी हुई तो दोनों ही चुप हो चुके थे। दीदी भी गुस्से से अपने ससुराल चली गई। माँ ने भी उसे जाने से बिल्कुल भी नहीं रोका था। तभी हमें उसके दूसरे दिन यह खबर मिली कि दीदी घर छोड़कर चली गई है। इस बात से बेहद ही मैं परेशान थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था फिर दीदी ने ऐसा क्यों किया, लेकिन दीदी ने एक चिट्ठी लिखी थी कि अब वह और ये मजबूरी के रिश्ते नहीं निभा पाएगी। उसे मॉडलिंग करनी थी, इसी वजह से वह हमेशा हमेशा के लिए मुंबई जाने वाली है। इस बात से हम लोग पूरे तरीके से टूट चुके थे और सबसे ज़्यादा जीजाजी। मेरे जीजाजी अब अकेले बच्चे को कैसे पालते। कुछ दिन बीते थे और दीदी ने यह फैसला कर लिया। दीदी ने एक बार भी अपने बच्चे के बारे में नहीं सोचा। लोग भी उसके बारे में बुरा भला बोलने लगे। वह कहने लगे कि कैसी माँ थी जिसने कुछ दिन ही हुए अपने बेटे को जन्म दिया और उसे हमेशा हमेशा के लिए अकेला छोड़कर चली गई। एक बार भी अपने पति और बच्चे के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। पिताजी दीदी के जाने के बाद पूरे तरीके से टूट चुके थे। उनकी हालत पहले से ज़्यादा खराब हो चुकी थी। मैं अपनी आंखों से अपने परिवार को बिखरते हुए देख रही थी, लेकिन मैं कुछ भी कर नहीं पा रही थी। मेरे जीजाजी की जो नानी थी वो भी इस उम्र में बूढ़ी हो चुकी थी और वह भी अब बच्चे का बिल्कुल भी अच्छे से ध्यान नहीं रख पा रही थी। अब जीजाजी पर पूरी तरीके से मुसीबत आ चुकी थी। माँ बार बार जीजाजी से माफ़ी मांग रही थी और उन्हें कह रही थी कि यह सब उनकी वजह से ही हुआ है। मेरी बेटी ऐसा कुछ करेगी हमें यह हरगिज़ मालूम नहीं था, नहीं तो हम तुम्हारी शादी उससे बिल्कुल भी नहीं करवाते। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा उस छोटे से बच्चे को देखकर बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। बिस्तर पर पड़ा वह बहुत ज़ोरों से रो रहा था। मैं तभी उसके करीब गई और उसे पकड़कर चुप कराने की पूरी कोशिश करने लगी। वह बच्चा भी मेरे पास आते ही बहुत जल्द चुप हो चुका था और ये सब मेरी माँ और जीजाजी दोनों ही देख रहे थे। बच्चे के साथ कुछ वक्त बिताने के बाद मुझे वापस अपने घर आना था। मन मार कर मैं वापस अपने घर आ चुकी थी।
लेकिन मेरा घर पर बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। जीजाजी माँ को फ़ोन पर बच्चे के बारे में बताते थे कि बच्चा बिल्कुल भी चुप नहीं हो रहा, उसे एक माँ की ज़रूरत है। इस बात से माँ बड़ी ही परेशान होती थी। तभी माँ मेरे पास आई और कहने लगी कि तुम अपने जीजाजी के पास रहने के लिए जाओ, उन्हें अभी हमारी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बच्चा अभी काफ़ी छोटा है। तेरे जीजाजी अकेला उसे कैसे संभालेंगे। मुझे भी माँ की ये बात सही ही लगी थी, लेकिन उस वक्त पिताजी ने इनकार कर दिया। पिताजी कहने लगे वह अभी खुद 17 साल की है और वह बच्चे का कैसे ध्यान रखेगी, उसे तो बच्चा संभालना नहीं आता। फिर पिताजी और माँ दोनों में बहस चालू हो चुकी थी। मैं उन दोनों को शांत कराने के लिए पिताजी से कहा कि पिताजी, मैं वहाँ जाने के लिए तैयार हूँ। वैसे भी मैं खुद उस बच्चे को अकेला नहीं छोड़ना चाहती, वह काफ़ी मासूम है और अभी बहुत ही छोटा है। पिताजी भी मेरी बात सुनकर चुप हो चुके थे और गुस्से से वह अपने कमरे में चले गए। मैंने रात भर अपना सामान पैक किया। तभी माँ मेरे कमरे में दौड़ती हुई आई और उसने कुछ मुझे नए नए कपड़े भी ला कर दिए और मुझे कहने लगी कि वहाँ जाकर अब से तुम यही पहनना। मैंने कहा कि माँ, इन सब की क्या ज़रूरत है, मेरे पास तो ऑलरेडी कितने सारे कपड़े हैं। माँ कहने लगी जैसा मैं कहती हूँ तुझे वैसा ही करना पड़ेगा। मैं भी चुपचाप माँ की बात को मान लिया और दूसरे दिन जीजाजी के घर जाने के लिए रवाना हो चुकी थी। जैसे ही मैं घर के अंदर दाखिल हुई तो मुझे बाहर से ही बच्चे की बहुत ही ज़्यादा रोने की आवाज़ें आ रही थी। जीजाजी उसे पकड़कर पूरी कोशिश कर रहे थे चुप कराने की, लेकिन वह बच्चा बिल्कुल भी चुप नहीं हो रहा था। मैंने जैसे ही उसे अपने हाथों में लिया तो वह मुझे देखकर हंसने लगा और तुरंत चुप हो चुका था। यह सब देखकर जीजाजी कहने लगे कि वाकई मानसी, तुम्हारे हाथों में जादू है, ये तो तुम्हारे हाथ में आते ही तुरंत चुप हो चुका है। हम कब से इसे चुप कराने की कोशिश कर रहे थे। तभी मैं भी हंसते हुए कहने लगी कि आप चिंता मत करें, अब मैं आ चुकी हूँ, अब से मैं खुद इसका ख्याल रखूँगी। फिर जीजाजी ने मुझे अपने साथ वाला कमरा दिखा दिया और मैं वहाँ अपना बैग रखा और फ्रेश होकर माँ के बताए हुए कपड़े पहन लिए, जिसमें मैं आज बेहद सुंदर लग रही थी और मैं अपनी उम्र से ज़्यादा भी लगने लगी थी। ये देखकर मुझे भी अच्छा लग रहा था। उसके बाद मैं बच्चे के पास चली गई, उसे वक्त देने लगी। अब घर का माहौल बहुत अच्छे तरीके से हो चुका था, लेकिन जब भी रात को जीजाजी आते तो वह काफ़ी ज़्यादा मायूस हो जाते थे। मुझे पता था कि उन्हें दीदी की याद सता रही थी, क्योंकि वह दीदी से मोहब्बत करते थे। मुझे जीजाजी का दर्द बिल्कुल भी देखा नहीं जाता था। दीदी ने जो किया वह बहुत ही ज़्यादा गलत था। कुछ दिन के बाद माँ भी आकर हमारे साथ रहने लगी और मुझे कहने लगी कि अभी बच्चा बहुत ही छोटा है और सिर्फ तुम उसे अकेली बिल्कुल भी संभाल नहीं पाओगी, क्योंकि तुम्हें बच्चा संभालना तो बिल्कुल आता ही नहीं है। मुझे भी माँ की ये बातें सही लगी थी। मैं भी खुश थी कि माँ भी मेरे साथ इस घर में रहेगी, क्योंकि मैं आज से पहले कभी बच्चा तो पाली नहीं थी जो मैं बच्चे को अच्छी तरह से संभाल पाती। अब कभी माँ बच्चे का ख्याल रखती तो कभी कदार मैं माँ के साथ बच्चे को समझने की पूरी तरीके से कोशिश किया करती थी कि बच्चा कैसे संभालते हैं, जैसे बच्चे को किस तरीके से पकड़ना चाहिए, बच्चे को कैसे चुप कराना चाहिए, बच्चे के कपड़े कैसे बदलने चाहिए, वगैरह वगैरह। लेकिन अब रोज हफ्ते के एक दिन माँ जीजाजी जी के साथ बाहर जाती और मेरे लिए कुछ नए नए सूट भी लेकर आया करती थी। मैं माँ को बार बार इनकार भी करती कि मुझे इन सब की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तभी माँ फिर से मुझे गुस्से से देखने लगती और उसके बाद मैं चुपचाप माँ के दिए हुए कपड़े ले लेती। लेकिन रात को एक बड़ी ही अजीब सी घटना होती। मैं बार बार मुझे गर्म दूध का गिलास देकर जीजाजी के कमरे में भेज दिया करती थी। मैं इनकार करती थी, लेकिन वह मुझे कहती कि अभी जीजाजी को तुम वक्त। तुम्हारी दीदी के जाने के बाद तुम्हारे जीजाजी काफ़ी ज़्यादा उदास हो चुके हैं, वह किसी से हंस खुल कर बात नहीं करते। मुझे भी ये बात सही लगी थी। मैंने भी माँ की बात को मान लिया था, लेकिन कमरे में जाते ही मैंने यह देखा कि जीजाजी बिस्तर के नीचे बैठकर बहुत रो रहे थे और मेरे आते ही उन्होंने चुपके से अपने आंसुओं को पोंछ लिया था। तभी वह उठकर खड़े हुए और मुझे कहने लगे कि मानसी, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। मैंने कहा कि मैं आपके लिए गरम गरम दूध लेकर आई हूँ, जो कि आपकी सेहत के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आप दिन ब दिन कमज़ोर होते जा रहे हैं। ये सुनते ही उन्होंने तुरंत दूध का गिलास मेरे हाथ से लिया। फिर हम दोनों आपस में बातें करने लगे।
आज बहुत टाइम के बाद मैंने जीजाजी से बात करते हुए देखा था, लेकिन जब से दीदी गई थी उसके बाद से तो जीजाजी कभी भी दिल खोलकर बात ही नहीं करते थे। वह हमेशा चुपचाप रहते थे। जीजाजी से बात करने के बाद मैं अपने कमरे में आ चुकी थी। जब सुबह हुई तो मैंने माँ को भी जीजाजी के बारे में बताया था। माँ भी ये सारी बातें सुनकर उदास हो चुकी थी। कहने लगी कि यह सिर्फ तुम्हारी दीदी की वजह से हुआ है और अभी जीजाजी को तुम्हारी सख्त ज़रूरत है। तुम ही अपने जीजाजी की हालत को ठीक कर सकती हो। मैंने कहा कि वह कैसे? तो माँ कहने लगी कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपने जीजाजी को दिया करो, उनके साथ घूमा फिरा करो, उन्हें हंसाने की पूरी कोशिश किया करो ताकि वह धीरे धीरे दीदी की यादों को भुला सके। मुझे भी माँ की ये बात सही लगी थी। माँ कहने लगी कि बच्चे का ध्यान अब से मैं खुद ही देख लिया करूँगी। माँ के कहने के मुताबिक मैं शाम को जीजाजी के साथ बाहर घूमने के लिए चली जाया करती थी। मैं उनका मन बहलाने की पूरी तरीके से कोशिश कर रही थी। इसी तरह वक्त बीतता गया और धीरे धीरे अब जीजाजी पहले के मुकाबले काफ़ी ठीक हो चुके थे। ये सब देखकर मैं बड़ी ही खुश थी। मैं अपनों को दुखी बिल्कुल भी नहीं देखना चाहती थी। अपनों की ख्वाहिशों के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार थी। जीजाजी खुद मेरे से बात करते और जब भी वह शाम को घर आते तो अपने बच्चे के साथ साथ मेरे लिए कोई ना कोई तोहफा जरूर लेकर आया करते थे, जिससे मैं बड़ी ही खुश होती थी। धीरे धीरे हम सभी दीदी को भूल चुके थे। हम सबको रहते रहते अब पूरा 1 साल बीत चुका था। मैं और जीजाजी काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली हो चुके थे। इसी तरह दिन बीत रहे थे कि एक दिन जीजाजी मेरे पास आए और मुझे कहने लगे कि आज रात को वह मुझे कहीं दूर लेकर जाएंगे, तो मैं अच्छे से तैयार होकर रहूं। मैंने भी जीजाजी को बात पर हामी भर दी थी। शाम को मैं अच्छे से बन ठन कर बैठ चुकी थी कि तभी जीजाजी मुझे अपने साथ एक बहुत से बड़े होटल में लेकर गए थे। मैं जब जीजाजी से पूछा तब वह कहने लगे कि तुम्हें जल्द ही सब कुछ पता चल जाएगा। फिर मुझे कमरे के अंदर लेकर गए। जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खुला तो पूरे फूलों से उस कमरे को सजाया गया था। यह देखकर मैं बेहद ही खुश हो चुकी थी। हर तरफ लाइटिंग लगी हुई थी। मैंने तभी खुशी से जीजाजी से पूछा कि क्या आपका जन्मदिन है? लेकिन तभी जीजाजी ने मेरा हाथ पकड़कर कहने लगे कि मानसी, मैं तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये सुनते ही मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। मैंने कहा कि आप ये सब बातें क्या बोल रहे हैं? आप मेरे जीजाजी हैं और मैं दीदी की जगह बिल्कुल भी नहीं लेना चाहती। तभी मैं गुस्से से घर आ चुकी थी। घर आकर मैंने रोते हुए माँ को सारी बात बताई। माँ तभी मुझ पर गुस्से से भड़क पड़ी। कहने लगी कि तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तूने इतना अच्छा मौका गंवा दिया। मैंने कहा कि मौका क्या मतलब है आपका? माँ कहने लगी कि मैं खुद चाहती थी कि तेरी शादी तेरे जीजाजी से हो जाए, क्योंकि तेरी दीदी के जाने के बाद जीजाजी पूरे तरीके से टूट चुके थे। अगर जीजाजी किसी और लड़की से शादी करते हैं, तूने कभी इस बच्चे का सोचा है? कोई भी औरत इस बच्चे को माँ जैसा प्यार बिल्कुल नहीं दे पाएगी। ये सुनकर मैं गहरी सोच में डूब चुकी थी, क्योंकि माँ जो कह रही थी वह सही बात थी। मैं जब उससे बच्चे की तरफ देखा तो मुझे वह बेहद तकलीफ़ हो रही थी। मैं इस बच्चे के लिए कुछ नहीं कर पा रही थी। तभी जीजाजी पीछे आकर खड़े हो चुके थे। उनके सामने मैं सर झुकाई थी। माँ कहने लगी, इस बच्चे और तेरी जीजाजी के लिए बेहतर यही होगा कि तू अपने जीजाजी से शादी करे, क्योंकि तेरी दीदी उन दोनों को छोड़कर हमेशा के लिए चली गई है और अब वह कभी वापस लौटकर नहीं आएगी। अगर तूने अब फिर से इनकार किया तो इस बच्चे की ज़िंदगी पर बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। हम कभी भी तुझे माफ़ नहीं कर पाएंगे। हमें काफ़ी बड़ी दुविधा में फंस चुकी थी। मैं बार बार उस बच्चे को देख रही थी। वह फिर काफ़ी देर सोचने के बाद मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। इस बात से सब लोग बेहद ही खुश हुए थे, सिवाय मेरे, क्योंकि मैं दीदी की जगह बिल्कुल भी नहीं लेना चाहती थी। फिर दूसरे दिन ही बड़ी ही सादगी के साथ घर पर पंडित जी को बुलाकर मेरी और जीजाजी से शादी हो गई। अब जीजाजी मेरा पति बन चुका था। रिश्ता चेंज होने की वजह से अब मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। सुहागरात की रात मैं उनके कमरे में बैठी थी और उनका इंतज़ार कर रही थी। मुझे अंदर ही अंदर बहुत ही ज़्यादा घुटन हो रही थी और डर भी लग रहा था। तभी जीजाजी कमरे में आए, लेकिन आज उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की थी, बल्कि वह बिस्तर से तकिया उठाकर सोफे पर जाकर लेट चुके थे। मैं ये सब देखकर हैरान रह चुकी थी। मैं भी चुपचाप बिस्तर पर जाकर लेट चुकी थी। दूसरे दिन से मैं घर की जिम्मेदारियां खुद पर ले ली और घर को अच्छे से संभालने लगी थी और फिर उसके बाद बच्चे को भी वक्त दिया करती थी। धीरे धीरे मुझे बच्चे से ज़्यादा ही मोहब्बत हो चुकी थी।
अब मैं खुद उस बच्चे से एक पल भी रह नहीं सकती थी। मेरा पति मेरा और बच्चे का काफ़ी अच्छे से ख्याल रखता था। जब मैं बीमार होती तो वह मेरी दिन रात सेवा करता था। उसकी इतनी परवाह देकर मुझे धीरे धीरे उससे बेइंतहा मोहब्बत होने लगी थी। मैं अब अपने पति से मोहब्बत करने लगी थी। धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे के करीब आ चुके थे और हमने वह सब किया जो एक पति पत्नी करते थे। अब मैं अपनी ज़िंदगी में बेहद ही खुश थी। मुझे अपने परिवार से बहुत मोहब्बत थी। मुझे और मेरे पति के साथ रहते हुए पूरे 2 साल बीत चुके थे। हम सब परिवार वाले बहुत ही ज़्यादा खुश थे। एक दिन हम सभी लोग हॉल में बैठकर नाश्ता कर रहे थे कि तभी हमारे घर के दरवाजे की घंटी बजी। जब मेरे पति ने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने जो शख्स खड़ा था उसे देखकर हम सब की आंखें फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि जो शख्स वहाँ पर खड़ा था वह कोई और नहीं बल्कि मेरी खुद की बड़ी दीदी थी, जो कि कुछ सालों पहले ही सब कुछ खुद छोड़ छाड़ कर भाग चुकी थी। सो दोस्तों, अगर आप कहानी का अगला पार्ट सुनना चाहते हैं तो फटाफट हमें पार्ट 2 लिखकर कमेंट करें। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा।